बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्फो के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको हज मबरूर अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो में कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आप लोग जो अपनी मंजिल से करीब हो रहे हैं, इस खूबसूरत मंजिल के जो अभी 2 अहम मरहले बाकी हैं, जिनमें जो अभी वैक्सीनेशन का मरहला तो आपका चल रहा है, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने अपना जो टिकट वसूल करना है, शनाख्ती लॉकेट वसूल करना है, ये चीज़ें लेने के बाद इसके बाद का जो मरहला है वो है रवानगी का मरहला। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि जिस वक्त आप अपने हज के सफ़र के लिए रवाना होंगे अपने घर से इंशाअल्लाह ताला, तो आप लोग अपने सामान को अच्छी तरह सूटकेस और हैंडबैग में रख कर इसके ऊपर आप लोग अपने तमाम डेटा यानी टैग लगा देंगे और फिर किसी कपड़े या रस्सी की मदद से अपने सूटकेस और हैंडबैग पर आप निशान भी लगा देंगे, ताकि आपका जो जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर चूँकि बहुत सारे बैग्स होंगे, तो आपके लिए अपना बैग पहचानने में आपको आसानी हो और आपको शनाख्त आसानी से हो जाए। ठीक है, आपका बैग कौन सा है। इसके बाद टिकट, पासपोर्ट और जो आपने वैक्सीनेशन करवाई है इसका पीला कार्ड, ये चीज़ें आपने छोटे हैंडबैग में एहतियात के साथ अपने पास रखनी है और घर से निकलते वक्त ये आपने बिल्कुल इत्मीनान कर लेना है कि ये चीज़ें आपके पास मौजूद हों। आपके जो छोटा बैग आपने हैंडबैग यानी आपने हाथ में जो भी बैग उठाया हुआ है, उसमें ये चीज़ें लाज़मी तौर पे आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी अहम बात ये है कि आप लोग कम अज़ कम अपनी फ़्लाइट से 5 घंटे कबल एयरपोर्ट ज़रूर पहुँच जाएँ। इसके बाद जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर आपने अपने सामान की रैपिंग ज़रूर करवा लेनी है, क्योंकि आपका सामान अभी कई हाथों में जाएगा और कहीं जगह पटखा भी जाएगा और कहीं जगह रखा भी जाएगा और फिर करते कराते आपके पास पहुँचेगा। तो आप लोग रैपिंग करवाने के बाद जब बोर्डिंग करवाएंगे, तो बोर्डिंग करवाते वक्त आप लोगों ने ये इत्मीनान कर लेना है कि आपने कितने सूटकेस जो हैं वो आपने लगेज में यानी बुक करवाए हैं, यानी आपने जिनको बोर्डिंग पास तो आपको मिलेंगे ही, तो आपने वो देख लेना है कि लगेज में आपने कितने बैग्स दिए हैं, अपनी आपने काउंटिंग कर लेनी है और कितने हैंड कैरी भी आपने दिए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने कंफर्म कर लेना है। इसके अलावा ताकि आप उतने ही वसूल कर पाएँ। इसके बाद कैंची, छुरी, नेल कटर वगैरह सूटकेस में आपने रखना है। इन्हें आपने हैंडबैग में नहीं लेकर जाना, ये बिल्कुल मना होता है। सऊदी अरेबिया में ये अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। कैंची, छुरी, नेल कटर, ठीक है। इसके अलावा आप जब बोर्डिंग करवाएंगे तो बोर्डिंग कार्ड आपको दिया जाएगा और आप जहाज़ तक जाने के लिए यही कार्ड इस्तेमाल करेंगे और इसको संभाल कर आपने अपने पास रखना है और टिकट को आप अपने पास बैग में रख लेंगे। फिर इसके बाद जब आप इमिग्रेशन करवाएंगे तो पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड आपके हाथ में होगा। लाइंस लग जाएंगी जब आप जहाज़ की तरफ जाएंगे, तो उस वक्त आप लोगों का पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड ही चेक करके आपको अंदर भेजा जाएगा। फिर इसके बाद जब आप इमिग्रेशन करवाने के बाद वेटिंग लाउंज में पहुंच जाएंगे और फिर आप अपने जहाज़ रवाना होने तक की जो अनाउंसमेंट है वहाँ पर वो टाइम गुजारेंगे, उसका इंतज़ार करेंगे। जब आपकी फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा और अनाउंसमेंट होगी तो इंशाल्लाह फिर आप अपने जहाज़ पर पहुँच जाएंगे। अगर जहाज़ आपका वक्त पर रवाना हो रहा है तो आप 2 रकात नमाज़ पढ़कर आप अगर मक्का की फ़्लाइट है तो आप लोग फिर उम्रे की नियत कर लेंगे, लेकिन अगर मदीना की फ़्लाइट है तो ज़ाहिर है कि आप तब भी शुक्राने के 2 नफ़ल पढ़ सकें। अगर मकरूह टाइम ना हो तो वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जब आप जद्दा एयरपोर्ट यानी जो फ़्लाइट जद्दा जाएंगी वो जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचेंगी, तो वहाँ पर आप लोगों का इमिग्रेशन का मरहला होगा जिसमें आपको इंतहाई सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रोड टू मक्का के तहत नहीं जाएंगे। जो रोड टू मक्का के तहत जाएंगे उनकी इमिग्रेशन पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे ही हो जाएगी और पाकिस्तान में ये इस्लामाबाद और कराची में ये सहूलत हासिल है, यानी कराची और इस्लामाबाद के जो आज़मीन हज हैं उनकी इमिग्रेशन यहीं पर हो जाएगी और उनका जो सामान बुक होगा वो डायरेक्टली उनको वहाँ पर होटल में मिलेगा। जब वो वहाँ एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ पर उनकी इमिग्रेशन नहीं होगी, वो सीधा वहाँ से अपनी बसेस में बैठेंगे और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएंगे और फिर उनका सामान भी वहाँ पहुँचेगा जिसे उन्होंने वसूल करना होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रोड टू मक्का के तहत नहीं जा रहे। जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को ज़ाहिर है कि वहाँ पर इमिग्रेशन के मरहले से गुजरना होगा, जिसके लिए आप लोगों को वहाँ पर सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा भी करना होगा। फिर इसके बाद
آپ سامان والے ہال میں پہنچ جائیں گے جہاں آپ اپنا سامان جو ہے وہ علیحدہ کریں گے اور اسکیننگ مشین سے آپ سامان گزار کر باہر آ جائیں گے۔ آپ کا سامان وہاں سے بڑی ٹرالی میں آپ ڈالیں گے اور جو ڈیوٹی پہ موجود ہیں لوگ، ان کو کہہ دیں کہ وہ یہ سامان آپ کا لے جائیں وہاں، اس جگہ پہ آپ کو پہنچا دیں کہ جہاں جو پاکستان والوں کے لیے مخصوص جگہ ہے، وہاں آپ کو لے کر جایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کسٹم سے فارغ ہو کر جب آپ باہر آئیں گے تو آپ کے پاسپورٹ پر بس کے اسٹیکر لگیں گے۔ اس کے بعد آپ پاسپورٹ لے کے اپنے بیگ میں رکھ لیں گے اور سیدھے پاکستانی پرچم والے علاقے میں مختص کی گئی جگہ پر، ایک الگ جگہ بنی ہوگی جہاں پاکستانی پرچم لگا ہوگا، وہاں پر جا کے آپ بیٹھ جائیں گے۔ یہاں پہنچ کے آپ اپنا سامان دیگر سامان سے علیحدہ کر لیں اور اپنی نشست کے پاس رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ وہاں پر کچھ دیر آرام کریں، اگر نماز کا ٹائم ہے تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں، ورنہ پھر آپ صبر و تحمل سے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا بس کا اپنا۔ جیسے ہی بس کا اعلان ہوگا تو آپ وہاں پر اپنی بس کے لیے پہنچ جائیں گے۔ بس آنے میں وقت لگ سکتا ہے اور بعض اوقات یہ انتظار جو ہے گھنٹوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے، لہٰذا بار بار انتظامیہ کے لوگوں سے پوچھنے کے بجائے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ تسبیح و تحمید میں گزاریں، اور باری آنے پر آپ کو بھی وہ بلائیں گے ضرور اور آپ پھر چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو بلایا جائے تو اپنے سامان کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور بس میں سوار ہوتے وقت آپ نے یہ اطمینان ضرور کرنا ہے کہ آپ کا سامان اسی بس میں رکھا گیا ہو جس میں آپ خود سوار ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ بس میں جب بیٹھ جائیں گے تو آپ بالکل تلبیہ پڑھیں، لبیک کا ورد جاری رکھیں جو کہ بہت ہی خوبصورت آپ کو پتہ ہے کہ ہے، لبیک اللہم لبیک، یا آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اور مکہ شریف میں جب آپ پہنچیں گے اور ہوٹل پہ جب آپ بس سے اتریں گے تو وہاں پر آپ اپنا سامان پھر سے چیک کریں اور اسے لیں اور اپنے کمروں تک سامان کو پہنچا دیں۔ اس کے علاوہ جو روزانہ کا آپ خرچ کریں گے اس کا مکمل حساب جو ہے وہ ایک اپنی ڈائری رکھیں جس میں آپ اپنا حساب کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے پورے سفر حج میں آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ فاسٹ فوڈ سے وہاں پر پرہیز کریں اور پانی کا زیادہ انٹیک رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے، اور اگر گلوکوز وغیرہ وہاں سے اگر آپ بائی کر سکتے ہیں تو وہاں سے وہ بائی کر کے اور خرید کر اور آپ وہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ORS پاکستان سے لے جائیں، وہ استعمال کریں گرمی کے موسم میں۔ ان چیزوں کا آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ حرم جائیں تو تمام ضروری کاغذات کی ایک کاپی جو ہے وہ آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں گے، اور اپنی رقم جو ہے اس کی حفاظت کا بھی خصوصی انتظام کریں۔ زیادہ جو قیمتی چیزیں ہیں یا امپورٹنٹ وہ آپ اپنے بیگ میں رکھ کے جائیں، اپنے ساتھ مت لے کر جائیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں، چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔